पीसीएस में एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये 20+ क्वेश्चन आते हैं, 20+। बट अगर किसी किसी साल की बात करें तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं एनवायरनमेंट से। अब ये एनवायरनमेंट उसी तरह इंपॉर्टेंट हो गया है यूपी पीसीएस में जैसे ये यूपीएससी में पहले से एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन बना हुआ है। तो इस सेक्शन को कवर करना ज़रूरी है। इस पॉइंटर के माध्यम से ब्रीफ नोट्स, कुछ अच्छे टॉपिक्स और कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, किस तरह से कवर करेंगे, तो इसमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होगा, डेफिनेशंस होंगे। डेडिकेटेड है प्रीलिम के लिए। इसका मेन जो कंसंट्रेशन होगा वो यूपीपीएससी होगा। इसके अलावा इसका एडवांटेज मिलेगा यूपीएससी में, बीपीएससी में, आरएएस में एंड एमपीपीएससी में, इसके अलावा अदर स्टेट एग्जामिनेशन में। बट हमारा जो टारगेट एरिया है ये यूपीपीएससी है, यूपीपीसीएस भी जिसे आप कहते हैं। तो कैसे इसको कवर करना है, इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे इकोलॉजी वाला सेक्शन। दूसरा इसमें आएगा पॉल्यूशन एंड द थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी। द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज। Further, conventions and protocols. When I say conventions and protocols, इसमें दो सेक्शन हैं, एक नेशनल लेवल पे और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे। नाउ यू नो कि अब हम इसको एनवायरनमेंट को इस तरह से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एकदम फंडामेंटल से, बेसिक से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे हम इसके लेवल को ऊपर भी ले जाएंगे। एक्सप्लेनेशन साथ में दिया जाएगा जो कि कहीं और ठीक से नहीं दिया जाता, केवल फैक्ट नहीं पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एनवायरनमेंट का लिटरल मीनिंग क्या है। तो बेसिकली ये फ्रेंच टर्म एनवायरन से बना हुआ है और मेंट का मतलब होता है सफिक्स, जो कि दोनों मिल के बनाते हैं। जो चीज़ आपको सराउंड करती है वो एनवायरनमेंट है, बट ये काम का नहीं है। काम की डेफिनेशन है ये। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अपने आप में एक लैंडमार्क लॉ है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। और इसका मतलब है बायोटिक, एबियोटिक मतलब लिविंग या जीवित, एबियोटिक मतलब नॉन लिविंग या मृत, वो कंपोनेंट, या ये कहने की सजीव और निर्जीव। बायोटिक मीन्स सजीव, एबियोटिक मीन्स निर्जीव कंपोनेंट जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो उसे ये एनवायरनमेंट कहता है। यहाँ से हमको ये बात पता चल गई कि हमको एनवायरनमेंट समझने में 3 शब्दों पे फोकस करना है। निर्जीव प्लस सजीव मीन्स एबियोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, और वो आपस में जहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक। एनवायरनमेंट स्मॉल स्केल में होता है, जैसे किसी बैक्टीरिया का इकोसिस्टम, किसी बर्ड का नेस्ट, आपका घर, ठीक है। लार्ज स्केल जिसमें कोई रीजन, कोई कंट्री एंड मल्टीपल कंट्रीज़ या पूरा प्लैनेट अर्थ अपने आप में एक एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट स्मॉल एंड लार्ज स्केल दोनों पे एक्सप्लेन किया जाता है। नाउ इसके जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली देखो सारे फैक्टर ही होते हैं, बट उसको कैटेगराइज किया गया है कि रिसोर्सेज में एंड कंट्रोलर में, जो उसको कंट्रोल करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट हमने बात की, लाइक बायोटिक एंड एबियोटिक। बायोटिक में लिविंग या सजीव होते हैं, एबियोटिक नॉन लिविंग में निर्जीव होते हैं, ठीक। ये 2 बातें हो गई। नाउ एनवायरनमेंट में वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन होने के मतलब परिवर्तन होता है। अलग अलग टाइम में अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, तो उनके पीछे कौन कौन से मेन फैक्टर हैं। एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है सॉयल टाइप, तीसरा है डिफरेंसेस इन टोपोलॉजी। देयर आर मैनी, फॉर एग्जांपल टाइप, टाइम, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ लिविंग एंड वेजिटेशन। तो ये सारी चीज़ें भी फैक्टर होती हैं। देयर आर मैनी, बट 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। आगे हमको और सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। नाउ अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, जो सराउंड करता है किसको, हमें, एंड कलेक्टिवली इसको हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट, ठीक। सम मोर थिंग्स। सो मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। हमने बात की एबियोटिक मतलब निर्जीव, बायोटिक मतलब सजीव। एबियोटिक में आएगा एनर्जी, लैंड,
एयर, वाटर, ये सभी निर्जीव हैं। एनर्जी का फॉर्म होगा सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कई तरह की एनर्जी होंगी। एबियोटिक में प्लांट यानी कि पौधे, एनिमल ये मतलब जीव जंतु, माइक्रोब्स मतलब छोटे जीव जंतु, ये सभी अपने आप में लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा हैं। कुछ और बातें देखते हैं और वो हमारा है कंक्लूजन किसके बारे में कि कंपोनेंट ऑफ सेवरल कंपोनेंट स्ट्रक्चर, अदर फैक्टर्स एंड रिसोर्सेस, अदर फैक्टर्स एज कंट्रोलर, वेरिएशन में रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। तो जैसे रीजनल का मतलब होता है किसी छोटे स्केल में, ग्लोबल का मतलब होता है बड़े स्केल में। कॉन्सेप्ट में लार्ज स्मॉल ये सब हम पीछे बात कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में ऑल बायोटिक एंड एबियोटिक कंपोनेंट्स का, ठीक है, ये हम सब बातें कर चुके हैं। थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ेंगे। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हमको बहुत बेसिक से समझ में आना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। सो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स अबाउट कीपिंग डेवलपमेंट इन द माइंड फॉर द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड नीड ऑफ फ्यूचर। मतलब कि आज आपके पास जो धरती में संसाधन हैं या आपके पूरे एनवायरनमेंट में जो संसाधन हैं, उनमें लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हों, रिसोर्सेज हों या अदर थिंग्स हों, वो सभी चीज़ें उनको इस तरह से हार्नेस करो, उनको इस तरह से यूज़ करो, उपयोग करो कि आपका यूटिलाइजेशन आपके बच्चों के लिए उन चीज़ों को इस तरह से ना कंज्यूम करे कि वो उनके लिए अवेलेबल ही ना हों। ठीक, दूसरी बातें अब हम बात करेंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वहाँ पे आया था एक शब्द रिसोर्सेज। तो हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट में अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज की, उसका इक्विटेबल यूज होना चाहिए। इक्विटेबल यूज होने का मतलब इक्वल यूज नहीं होता, मतलब जिसकी जो जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट हो उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। फॉर एग्जांपल एक पर्सन के लिए कोयले का यूटिलाइजेशन में भी 1 kg डेली हो, बट एक सीमेंट की फैक्ट्री के लिए हो सकता है वो 1000 टन डेली हो, है ना। तो वो चीज़ें जो है अपने आप में इक्विटेबल यूज़ की ओर पुश करती हैं। ठीक, इक्विटेबल जो टर्म है ये जस्टिस से निकला हुआ है कि जिसको जिस तरह से जस्टिसेबल मैनर में यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो उस तरह से उसे रिसोर्सेज मिलने चाहिए। अर्थ का कंजर्वेशन होना चाहिए, मतलब हमारा यूटिलाइजेशन इस तरह का ना हो कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके अलावा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट किन्हीं भी रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ करने के लिए पुश करता है कि हमें वो चीज़, उसका जो हम वेस्टेज है उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और जो उसका एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन वो अपने आप में बढ़ जाता है और वेस्टेज कम हो जाता है। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कहाँ से शुरू होती है, तो शुरू होती है 1987 के टाइम से, जिसमें कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, इसने बर्टलैंड रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका मोटो था आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ से प्रेजेंट और फ्यूचर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और उनकी कंजर्वेशन की बात पुश की जाती है। इसके बाद अर्थ समिट अपने आप में आता है और अर्थ समिट 21st सेंचुरी के लिए गोल्स सेट करता है, यानी कि 21वीं सदी के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है। कब हुआ अर्थ समिट, तो 1992 में, जिसमें एजेंडा 21 आया, जिसको कि रियो कॉन्फ्रेंस का आउटपुट बोलते हैं। एजेंडा 21 में, एजेंडे का मतलब होता है आपके जो एजेंडा है यानी कि आपके जो लक्ष्य हैं, वो 21 का मतलब होता है 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी। ठीक, और इसने सपोर्ट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की। सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जो मल्टीपल कंपोनेंट हैं उनमें पहली चीज़ है पोल्यूशन। सो पोल्यूशन को एक थ्रेट माना जाता है, किसका, एनवायरनमेंट का। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन को कम कर सके, मतलब एनवायरनमेंट में जो गिरावट है, पतन है, संसाधनों की जो बर्बादी है, उनकी शॉर्टेज होने वाली है, उन चीज़ों को कितना मिनिमाइज किया जा सके, उसे ही सस्टेनेबल नेचर बोलते हैं। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे जो थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जहाँ तक उनकी रिक्वायरमेंट होगी आपकी एग्जामिनेशन की, उनका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर वाटर साइकिल या कार्बन साइकिल नेचर में बात करता है कि जो हम सबसे पहले समझते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। ये है कार्बन साइकिल। सो ये कार्बन हमारे इकोसिस्टम में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, सभी जीवित वस्तुओं में कार्बन होता है।
ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। पेड़ पौधे, इवन उनके लिटर्स, लिटर का मतलब होता है जो पेड़ की छालें हैं, पत्ते हैं, सूख कर नीचे गिर गए हैं, वो सब लिटर हैं, ठीक है, वो सभी कार्बन से बने होते हैं। इसके अलावा कार्बन आपके नेचर में अनेकों ऐसी चीज़ हैं जिसमें बना होता है, जिनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन। तो ये हमारे नेचर में वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। फाइन। नेचुरल फॉर्म में जो पाया जाता है, उदाहरण है उसका ग्रेफाइट एंड डायमंड। इसके अलावा कंपोनेंट इन एटमॉस्फेयर में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में जैसे आते हैं CH3, CH4, C2H2, ठीक है, ये सभी अपने आप में हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, या इनको केवल कार्बोनेट्स भी बोला जाता है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। फाइन। डिफरेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिन जैसे कि एक्शन होते हैं लाइक वाटर, ये अपने आप में कार्बन को रिसाइकल करता है। सो कार्बन रिसाइकल कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में वो जाता है जिससे कि कार्बन रिसाइकल होता है। एंड एक पॉइंट के बाद हम इसमें ये देखेंगे कि कार्बन साइकिल जब नीचे आएगा कि कैसे कार्बन किसी कंपोनेंट का पार्ट होता है एंड देन कैसे वो फ्री हो जाता है। इसके लिए हमें कार्बन की जो टोटल साइकिल है वो समझने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। तो ये है अपने आप में एक कार्बन साइकिल का एग्जाम्पल। जैसे CO2 से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो CO2 है ये हेल्प करता है प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में, ठीक। अच्छा, अब ये CO2 के फॉर्म में चीज़ें कैसे मिलती हैं, तो आपको पता है कि जो एनिमल हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो दूसरे एनिमल हों, वो रेस्पिरेशन के माध्यम से CO2 रिलीज़ करते हैं, ठीक। इसके अलावा CO2 और कहाँ से आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एमिशन हो गया, इन सभी से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो सभी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ट्रीज़ को, प्लांट्स को, ठीक। और इसको इसको ये जो फूड होता है इसको ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सभी कंज्यूम करते हैं, ठीक। और जब वो कंज्यूम करते हैं तो वो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आपकी बॉडी में आते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन कार्बन से उस समय अलग हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडीज़ में जो कार्बोनेट्स होते हैं एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स होते हैं वो ब्रीदिंग के बाद ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। और इसीलिए आप जब जो जो एयर रिलीज़ करते हो, ब्रीदिंग में आउट करते हो, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। बट ऑक्सीजन का इनहेलिंग के टाइम में जो अमाउंट होता है एक्सेलिंग के टाइम में वो कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो इस तरह से कार्बन की साइकिल बेसिकली चलती है। देखो, अब इस साइकिल को आप ह्यूमन के माध्यम से, इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, इसमें कितने भी स्टेप ऐड कर सकते हो, ठीक। वो सारी चीज़ें कार्बन की प्रोसेस होती हैं। इसके अलावा अब जैसे मान लो कि ह्यूमन बींग है, उसकी बॉडी कार्बन से बनी है, एनिमल है कार्बन से बना हुआ है, पेड़ पौधों की जो पत्ते हैं, झाड़ियाँ हैं, डालियाँ हैं, वो सभी कार्बन से बने हुए। तो जब वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं, सूखने लगते हैं, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। वो डेड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये डेड ऑर्गेनिज्म भी किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस का हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल, सूखी लकड़ी को आप जलाते हैं, उससे आग निकलती है, आग निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक। कुल मिला के यह है कि हाँ, ये साइकिल घूमती रहती है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होना गलत बात नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसकी सांद्रता एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तब वो प्रॉब्लम करता है, ठीक। अच्छा, और मान लीजिए कि हमने ये डेड ऑर्गेनिक मैटर देखे, अगर ये ज़मीन में लंबे समय तक के लिए दब जाएँ तो कार्बन है, कार्बन शून्य कभी नहीं हो सकता। उसके नेचर, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बदलाव आ सकता है। जैसे अगर ये थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स के लिए ज़मीन के नीचे कैप्चर हो जाएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैसेस एट्सेट्रा, ठीक। तो इस तरह से कार्बन साइकिल चलती रहती है। वाटर साइकिल इसी तरह से देखते हैं। चलिए, जैसे हैं ये ओशियन एंड रिवर, ठीक।
अब देखो, एक तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, ये बनता है क्लाउड। ठीक, क्लाउड का कंडेंसेशन होता है, जब टेम्परेचर घटता है तो वो रेन वाटर के फॉर्म में पानी नीचे आ जाता है, नीचे आके पानी फिर से रिवर में आता है, रिवर से फिर से ओशियन में जाता है। एक तो ये बात है। इसके अलावा रिवर या ओशियन से एवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन में ये सन इसको इवेपोरेट करता है, पानी एटमॉस्फेयर में आ गया, ऊपर की हवाओं के साथ आ गया और धीरे धीरे इसने अपने आप को क्लाउड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो प्रक्रिया वही है, जितनी ज़्यादा इंसोलेशन होगी उतना ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और ये जो है पानी इस तरह से रोटेट होता रहेगा। दूसरा और तरीका, ट्रीज़, एनिमल्स, ये सभी पानी कंज्यूम करते हैं और रेस्पिरेट करते हैं, रेस्पिरेशन से पानी बाहर निकलता है, एंड अगेन वही साइकिल रिपीट होती है। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल कंडक्ट होती है। एक बात मैं आपको और कुछ बता देना चाहता हूँ कि अगर हम जब वाटर साइकिल की बात करते हैं तो एक बात याद रखो, वाटर कभी भी स्टेबल या स्थिर नहीं होता। हमेशा वो अपनी लोकेशन, पोजीशन, कॉम्पोजिशन सब बदलता रहता है, और यही अपने आप में यूनिवर्स को गतिमान रखता है। वी डोंट नो कि वाटर साइकिल का यूनिवर्स के लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट में कितना योगदान है, बट विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ इन एनी पार्ट ऑफ किसी भी प्लैनेट या कहीं भी यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में विदाउट वाटर लाइफ अब तक किस नोन साइंस में नहीं है। ठीक है, तो ये चलिए हो गया वाटर साइकिल। अब हम कुछ देखते हैं कि एग्ज़ाम के लाइक जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं। ये सभी पॉइंट जो दिए होते हैं ना एग्जाम विजन में, ये कभी न कभी किसी न किसी क्वेश्चन का पार्ट थे और उनका सोल्यूशन है, इसलिए इनको ज़रा ध्यान से देखना चाहिए आपको। ठीक, प्लांट ग्रोथ के लिए वाटर साइकिल नेसेसरी है। इट डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का अमाउंट कौन डिटरमाइन करता है? तो ये करता है मॉइस्चर जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। इंडिकेट्स द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ वाटर इन हाइड्रोस्फीयर। तो जो वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ होते हैं किसकी? वाटर की। हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी वाला कोई बॉडी, जैसे ओशियन, रिवर, ये सब हाइड्रोस्फीयर हैं। तो ये इंडिकेट, वेरियस एक्टिविटी को कौन इंडिकेट करता है? वाटर साइकिल से पता चलता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे। इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ कार्बन एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल उस बैलेंस को मेंटेन रखता है कि एटमॉस्फेयर में कहाँ पे कितना कार्बन होना चाहिए। द सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, कोशिका की जो ऊपर चारों तरफ बॉडी होती है, संरचना होती है। जैसे मान लो एक बलून के अंदर आप पानी भर दो तो बलून की जो बाहर की त्वचा है या गुब्बारे की जो बाहरी सतह है उसे को आप सेल वॉल समझ सकते हैं। तो सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इस किससे बना है? तो सेलुलोज से बना है। यानी कि जो रूट हेयर हैं, जड़ों में पतले पतले रेसे जैसे आपको बाल जैसी संरचना दिखाई देते हैं, उनके सेल वॉल किससे बने होते हैं? सेलुलोज से। द रीज़न फॉर स्टिकिंग ऑफ रूट हेयर्स टू द सॉइल। क्या कारण है कि जो जड़ें हैं और जो जड़ों के रेसे हैं या बाल जैसी संरचनाएं हैं वो मिट्टी में स्टिक हो जाते हैं, जाके पकड़ लेते हैं मिट्टी को, चिपक जाते हैं उससे। उसका रीज़न है पेक्टिन। तो ये दो फैक्ट आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, जहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे मैं स्टार के माध्यम से आपको बताता रहूँगा, आप लोग उसे नोट करते चलो। आई विल ऑलवेज एडवाइस अ गुड स्टूडेंट इज़ द वन हु एवरी टाइम लिसन एंड लिटिल बिट राइटिंग। थोड़ी थोड़ी लेखनी के साथ साथ आप सुनो, वो बेस्ट स्टूडेंट होता है। सबसे अच्छा आउटपुट एंड अटेंशन उसका होता है। आप अगर लॉन्जिविटी में पढ़ते हो तो लंबे समय तक पढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो भी पढ़ाई करो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप क्या लिखो क्या ना लिखो, क्योंकि अन्यथा बहुत लंबे समय तक लिखोगे तो आपका आवर्स के हिसाब से आउटपुट उतना नहीं निकलेगा। तो जहाँ पे मैं स्टार्स लगाता हूँ, इम्पॉर्टेंट मार्क करता हूँ, आप उनको नोट कर लेना, वो आपको आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और कुछ बातें देखते हैं। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति ऑफ रूट हेयर ये क्या परफॉर्म करते हैं? तो ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये एक्सचेंजेस करते हैं, जैसे अर्थ से सॉल्ट ये कैप्चर करते हैं। ठीक, अर्थ से मॉइस्चर कैप्चर करते हैं और ऊपर प्लांट में भेज देते हैं। पानी, सॉल्ट और जो भी मिनरल्स रिक्वायर्ड होता है प्लांट को, ये अर्थ से कैप्चर करते हैं और ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, कुछ और बातें। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस है वो कितने तरह के होते हैं? तो एलिमेंट, कंपाउंड
एंड मिक्सचर, ये तीन बातें हमको पता होना चाहिए। तो एलिमेंट अपने आप में सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, जैसे कार्बन एटम, ठीक, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन, ये अपने आप में एलिमेंट हैं। तो यानी कि जब कोई तत्व अकेले होता है, यानी कि सिंगल स्टेज में होता है, भले उसी की तरह के दूसरे उसके भाई बहन हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो O2 हो गया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन तो H2 हो गया, अभी भी वो लेकिन वो एलिमेंट है, ठीक है। जब तक कि उसमें कोई दूसरा एलिमेंट, लेट से कार्बन, लेट से सल्फर, लेट से निकल, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट जब तक नहीं आ जाता तब तक वो कंपाउंड नहीं बनता। तो ये सब्सटेंस का सिंपलेस्ट स्टेज है, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ सब डिविजन बाय केमिकल और फिजिकल मेथड, एलिमेंट उसे कहते हैं जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक। सो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड वो होता है जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स हों और वो अपने आप में कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक निश्चित रेशियो पे, ज़रूरी नहीं कि वो रेशियो बराबर हो, ये याद रखना, एक निश्चित रेशियो से जुड़ जाते हैं, जैसे कि CO2। अब इसमें देखो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और कार्बन के 1 एटम है, तो इस तरह से वो कंपाउंड बन जाता है। नाउ व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर में क्या होता है? 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशियो। मिक्सचर में किसी भी रेशियो में, वो डिस्टिंक्ट या कांस्टेंट रेशियो नहीं होता। कांस्टेंट रेशियो होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें कि दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं, वो मिक्सचर कहलाता है। या उसमें कंपाउंड भी हो सकता है तो भी वो मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्सटेंस के अपने आप में क्या क्या स्टेजेज होते हैं। नाउ मेजर गैसेस एंड देयर कंपोजिशन, कि गैसेस कौन से हैं, उनके कंपोजिशन कौन से हैं, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इन केस आप भूल सकते हो तो जिनको मैं मार्क करूँगा उनको याद रखना। जैसे आपको नहीं भूलेगा कि नाइट्रोजन कितना है, हाईएस्ट कंपोजिशन है 78.08%, आपको याद रहेगा, मैं मान के चलता हूँ। नंबर 2 पे ऑक्सीजन है 20.95%, आपको ये भी याद रहेगा। अब ये भूल सकता है आर्गन, नंबर 3 पर है आर्गन, नंबर 1 पर है नाइट्रोजन, नंबर 2 पर है ऑक्सीजन की क्वांटिटी, नंबर 3 पर है आर्गन। बिकॉज आपको लग सकता है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जी नहीं, आर्गन नंबर 3 पर है और नंबर 4 पर है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसका जो परसेंटेज है वो है 0.036%, वेरी लिटिल। एंड नियॉन है नंबर 5 पर, ठीक, इसका परसेंटेज है 0.02%, एंड हीलियम है इन सभी से कम 0.005%, ठीक। तो इस तरह से ये कॉम्पोजिशन है हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस का। व्हेन आई से कॉम्पोजिशन तो आपको याद रखना है कि हम गैसेस की बात कर रहे हैं। नाउ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर है किसका? गैसेस का। हमारे चारों ओर जो गैसेस का मिक्सचर है इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं बेसिकली। नाउ कुछ और पॉइंट देखते हैं। दैट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये काम किसका है? प्लांट का है। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। द अदर नेम ऑफ फॉरेस्ट इज ग्रीन लंग्स। अगर ये कहा जाए जंगल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो हरे फेफड़े, ग्रीन लंग्स, बिकॉज वो हमारी तरह ब्रीथ कर रहे हैं। अगर वो ब्रीथ करना बंद कर दे तो हमारे लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और हम भी ब्रीथ करना बंद कर देंगे, ठीक। नाउ कुछ और चीज़ें जो कि इस सेक्शन में आपको आपके मार्क्स के लिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो सकते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो अगर हम अर्थ से देखना चाहते हैं तो अराउंड हम ये पोल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम इक्वेटर पे बात कर रहे हैं। दोनों पे ये अपने आप में टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमारे साथ में ड्रॉ कर लो, बहुत अच्छा होगा। वीडियो रोक के आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, हेल्पफुल है। एटमॉस्फेयर, तो एक पहले हम ये समझ लेते हैं ना कि एटमॉस्फेयर है क्या। देखो, धरती के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी नहीं है ये एटमॉस्फेयर है। मतलब ये जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, ये एटमॉस्फेयर है, जिसमें आप जानते हैं, जिसमें आप महसूस करते हैं कि वायु है, ये एटमॉस्फेयर है। तो पोल्स के ऊपर और इक्वेटर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो करीब करीब इक्वेटर के ऊपर, यानी कि जो आप ये धरती देखते हो ना, इसके बीच में ये विषुवत रेखा है जिसको इक्वेटर कहते हैं, जो धरती को 2 बराबर सेब के टुकड़ों की तरह काट सकता है लगभग। तो उस विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर के ऊपर अगर आप 18 किलोमीटर तक चलोगे तो ये लाइन आएगी यहाँ पर 18 किलोमीटर,
और पोल्स के ऊपर ये केवल 8 किलोमीटर है। इस लाइन को ट्रोपोपाज कहते हैं। और यहाँ से लेकर ये पूरा वो स्थान जिसको आप रिक्त स्थान समझते हैं, खाली स्थान समझते हैं, जिसमें वायु है, जिसमें डस्ट है, धूल के कण हैं, वाटर वेपर है, पानी के सूक्ष्म कण हैं, प्रदूषण है, वो सब यहीं पे है। और इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। लेकिन अगर आप पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर लगभग ऊपर जाओगे, ठीक, तो ट्रोपोस्फेयर और इस लाइन के बीच में जो स्थान है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। और यहाँ पर नॉर्मली क्लाउड्स वगैरह नहीं होते, वाटर वेपर नॉर्मली यहाँ तक नहीं पहुँचते। यही वजह है कि जेट एयरवेज, हैवी प्लेन्स, ये सब यहाँ पे फ्लाई करते हैं ताकि उन्हें क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है ना। और इस स्थान को यानी कि ट्रोपोपॉज से लेके स्ट्रेटोपॉज के बीच में ये एरिया जो है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसी में बीच में लगभग ओजोन लेयर पाई जाती है। अब एक कमाल की बात समझो कि पृथ्वी की सतह से ट्रोपोपॉज तक जब आप जाते हो ऊपर की ओर, तो आपको पता है टेम्परेचर घटता है। क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। ठीक है, लेकिन ट्रोपोपॉज के जब आप ऊपर जाते हो, यानी कि इसके ऊपर जब आप जाते हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। उसके कारण है, उसका जो मेन रीज़न है वो ये ओजोन लेयर है। ठीक, यहाँ पर जब ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। ये बात आप याद रखना, ये फिनोमेनन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, 50 किलोमीटर के यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीजेज, ये हम समझ चुके हैं। अब स्ट्रेटोपॉज से लेके जब हम उसके ऊपर जाते हैं, सो देयर इज अ लाइन 80 किलोमीटर ऊंचाई पे। ये 80 किलोमीटर ऊंचाई कहाँ से है? इस सतह से है। ठीक है ना, यहाँ से 80 किलोमीटर ऊंचाई, यानी कि ये इस 80 किलोमीटर ऊंचाई पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यानी कि जब स्ट्रेटोपॉज से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो। ठीक है, फिर इसके ऊपर करीब 640 किलोमीटर पृथ्वी की सतह पर ये एक्सोस्फीयर का एरिया होता है। यहीं इसी में आयनोस्फीयर पाया जाता है। यहीं से रेडियो वेव्स टकरा के इन्हीं आयनों से वापस आती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और आयनोस्फीयर बहुत गर्म एरिया है जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है 640 किलोमीटर के ऊपर। ठीक, ये बात आपको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, न केवल इस एग्ज़ाम में बल्कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में। कुछ और हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बाद में आएंगे। पहले समझते हैं इस एरिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। स्ट्रेटोस्फीयर, बिकॉज ये थोड़ा सा हमारे काम का है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर तो इसमें पाई जाती है ओजोन लेयर। ओजोन क्या है? ये ऑक्सीजन के 3 कणों से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है जो कि अपने आप में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो ओजोन लेयर है इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 15 से 30 किलोमीटर की मोटाई पे है, बहुत ज़्यादा है। ये ऑब्जॉर्व करते हैं क्या? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट को ही यूवी हमने शॉर्ट में कहा। ठीक, ये ओजोन लेयर के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है जिसकी वजह से ये हार्मफुल यूवी रेस पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचते या बहुत कम पहुंचते हैं। तो उससे अगर आपको पता है कि ह्यूमन का एक्सपोजर यूवी के सामने हो जाए तो ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कॉजिंग है, अनेकों बीमारियां कर सकते हैं स्किन में, और ये क्लाइमेट में कुछ परमानेंट चेंजेस भी ला सकते हैं। तो ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये एसेंशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ये याद रखना, कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, यहाँ पे वेदर इवेंट नहीं होते, नेग्लेजिबल होते हैं। मतलब बरसात, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब अपने आप में नेग्लेजिबल होते हैं। और वाटर वेपर यहाँ पे नेग्लेजिबल है, ना के बराबर या वेरी लिटिल है। हेंस इट इज़ विजिबल फॉर कॉमर्शियल जेट फ्लाइट। ये हमने आपको पहले समझाया। कुछ और बातें देखते हैं। पहले एग्ज़ाम के कुछ पॉइंट समझते हैं और फिर उसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए और काम की क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है? अगर कल्पना करो कि ये मोटी सी परत है
ओजोन लेयर की। तो ओजोन होल किसको कहते हैं? यहाँ पे कोई छेद वोद नहीं हो जाता, पहली बात समझना। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, ये मतलब बीच में पतला हो गया। कभी कभी ये इतना पतला हो सकता है ऐसे, कभी कभी ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब बहुत पतला हो जाता है, तो उसे ही ओजोन होल कहते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा ओजोन होल कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर, पोल्स के ऊपर। गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन, हैलॉन्स, ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन गैसों के नाम आप अपनी कॉपी पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFC भी होता है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी हार्मफुल होता है। ठीक है। ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, मतलब पतला करती हैं, इसे कमज़ोर करती हैं। अगर कल को ये ओजोन लेयर इतना पतला हो जाए, लेट से ऐसा ऐसा, तो इस तरह से तो फिर ये यूवी रेस को नहीं रोक पाएगा, और यहाँ से यूवी रेस पृथ्वी की सतह तक आएंगी, और फिर वो वही हार्मफुल इफेक्ट करेंगी जिनकी हमने अभी बात की। तो ओजोन लेयर डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस कौन कौन से? फिर से देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही CFC को यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, हाइलॉन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं ओजोन के डिप्लेशन के लिए। इट इज़ रिलेटेड टू इशू ऑफ कंट्रोलिंग एंड फेजिंग आउट यूज ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस। तो कौन सा प्रोटोकॉल है या कन्वेंशन है जो कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए या ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले गैसेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, उसी के नाम पे। इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 16 सितंबर को। ये यूपी PCS में 2 बार आ चुका है। ठीक, 16 सितंबर को ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। 16 सितंबर याद रखोगे। ओजोन कैसे याद करोगे, बाकी टेक्निक तुम कमेंट में डाल के हमको भी सिखा सकते हो। ठीक, कब है तारीख? 16 सितंबर। कुछ खास होता है क्या 16 सितंबर को? अगर कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते तो बता दो। देखो, अगस्त होता है 8वां महीना, तो अगस्त का दूना करो तो अगले महीने में 16 सितंबर आ जाएगा। 8 8 16 ऐसे भी याद कर सकते हो। द ओजोन होल वॉज फर्स्ट डिटेक्ट कब किया गया था? तो अंटार्कटिका में 1985 में डिटेक्ट किया गया था, विद द हेल्प ऑफ टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे चल रहा था, उस टीम को ये पता चला था। कौन सा एक मैन मेड सब्सटेंस है जो कि बना होता है क्लोरीन से, फ्लोरीन से एंड कार्बन से? तो उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। CFC, C फॉर कार्बन, F फॉर फ्लोरीन, और C फॉर सॉरी, यहाँ पे यहाँ CFC जो लिखा जाता है ना, CFC, तो इसको आइडियली देखो, ये क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करता है, ये फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करता है, ये कार्बन को, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस तरह से लिखा जाता है। इट इज़ यूज्ड एज कूलिंग एजेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन किस लिए यूज होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है कूलिंग एजेंट के तौर पर। किस पे? आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है इसमें और AC में कूलिंग का काम ये करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आई थिंक ये आपको कुछ तो याद रहेगा ना, रिवीजन के लेवल पे काम हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक, सो ओजोन लेवल इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज नेचुरली रेगुलेटेड बाई, किससे रेगुलेट किया जाता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। इसके अलावा द थिकनेस, यानी कि मोटाई, हमने पहले भी बताया था वहाँ कोई छेद नहीं हो जाता, थिकनेस कम हो जाती है। तो थिकनेस ऑफ ओजोन इज़ मोस्टली फाउंड, यानी कि ओजोन की जो मोटाई है वो कब पाई जाती है मोस्टली? तो वो स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा पाई जाती है। ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है? तो डॉप्सन यूनिट एक मेजरमेंट यूनिट है, मापन का एक यूनिट है जो कि ओजोन लेयर की मोटाई को मापता है। डॉप्सन यूनिट एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपके काम के हैं, इनको नोट करना है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थिकनेस ऑफ द प्योर ओजोन लेयर of 0.01 mm
ये एक डॉप्सन यूनिट की मेजरमेंट के बराबर है, ठीक है, या एक डॉप्सन यूनिट है, एक DU के बराबर है, ठीक। किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो थिकनेस ऑफ प्योर ओजोन लेयर है वो 0.01 mm है, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ डॉप्सन, ठीक। तो 1 यूनिट ऑफ डॉप्सन किसके बराबर है? 0.01 mm। बिल्कुल याद रखेंगे, ये आने वाली क्वेश्चन की जो है वो अप्लाइड कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब बाद में ये मत चिल्लाना कि आपका लक अच्छा नहीं था, लक इधर घूम रहा है, पकड़ो उसे, है ना। द गैस कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स, ओजोन में कितनी गैस होती हैं? तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, O3 इसको शॉर्ट में कहते हैं केमिकल लैंग्वेज में। सो ओजोन गैस in the form of ozone layer in the upper atmospheric protect life from ultraviolet radiation or UV rays while in the above surface of the ground that is lower atmosphere। तो वो अगर लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस है तो हजार्डस पोल्यूटेंट है, समझे बात आपको। अगर वो अपर एटमॉस्फेयर में है यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो यूवी रेज को प्रोटेक्ट से धरती को प्रोटेक्ट करता है एंड दैट इज़ हेल्दी एंड गुड ओजोन। बट अगर यही ओजोन अर्थ की सरफेस में है, ठीक है, ख़ासतौर से जब तेज़ धूप होती है गर्मियों की, उस समय ये जो ओजोन पाया जाता है पोल्यूटेंट के तौर पर, तो वो बहुत ही हानिकारक प्रदूषण होता है, ठीक है। इट इज़ प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर, इट इज़ प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन लेयर के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब हम कुछ और बात करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखा था, अब इसी एटमॉस्फेयर में इसका स्ट्रैटिफिकेशन फिर से दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा समझेंगे और इस लाइन पे ध्यान देंगे कि ये जो लाइन हमारे साथ में चल रही है, ये लाइन क्या सिग्निफाई करने की कोशिश करती है। हम इस लाइन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक लाइन है जो कि ऊपर की ओर चल रही है इधर से, इसको पहले देखिए। ठहरो जी, तुम ऐसा इधर उधर क्यों भाग रहे हो, इसे डिलीट कर देते हैं और तुम शांत हो जाओ। तो ये जो लाइन है ये ऊपर की ओर चल रही है, ये सिग्निफाई करता है कि ट्रोपोस्फेयर में ये देखो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, सॉरी टेम्परेचर घटता है। यहाँ पे देखो अगर किसी समय कहीं पे 20 डिग्री टेम्परेचर से मेजरमेंट शुरू होता है तो कुछ ऊंचाई तक, लेट से 15-16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते ये टेम्परेचर अराउंड -60 डिग्री हो जाता है, ठीक। फिर ये थोड़े समय स्टेगनेंट रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में और ये टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। एक पॉइंट तक बढ़ता है और फिर ये थोड़ा टाइम स्टेगनेंट रहता है और फिर तेज़ी से ये आपका टेम्परेचर फिर घटता है मेसोस्फीयर में। तो इसीलिए ये लाइन क्रिएट हुई है, ठीक है ना। जो लाइन क्रिएट हुई है दैट हैज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये हम पहले समझ चुके हैं, उसी का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अलग से क्वेश्चन ठीक करने में इसकी कोई खास भूमिका नहीं है, लेकिन अगर आपको पीछे याद नहीं हुआ तो उसको आप यहाँ पे दोहरा लोगे, याद हो जाएगा, ठीक। ओके, ऑलमोस्ट ऑल वेदर, जो बादलों का बनना, हेल, फॉग, फ्रोस्ट, क्लाउड थंडर, थंडरस्टॉर्म, लाइटिंग, ये सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। हमने इससे पहले भी बात किया था कि स्ट्रेटोस्फेयर में इस तरह की क्लाइमेटिक घटनाएं नहीं होती। फाइन, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। ये कहने का क्या अर्थ है कि अगर आप धरती की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे, ठीक, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने में करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ये बात किसके लिए सही है? अगर क्वेश्चन में लिखा हो फॉर अक्रॉस एटमॉस्फेयर देन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये बात पूरे एटमॉस्फेयर के लिए सत्य नहीं है, ये बात सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के लिए सत्य है। सो दिस मैसेज इज ट्रू फॉर ट्रोपोस्फेयर ओनली। फाइन, आएंगे एग्जाम रीजन पर फिर थोड़ी देर बाद। आयनोस्फेयर का स्ट्रक्चर ज़रा समझते हैं। आयनोस्फेयर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयनोस्फेयर में या थर्मोस्फेयर में, इसको थर्मोस्फेयर इसीलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और अपने आप में टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक। तो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड टू द सरफेस, अगर कोई रेडियो वेव है, कोई रेडियो सिग्नल है और आयनोस्फीयर से टकराएगा तो ये वापस आएगा, इसीलिए रेडियो में या कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाते हैं, इसीलिए वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है ना। ये बात हम कर चुके हैं।
देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, एनवायरनमेंट की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम कुछ और फैक्टर देख लेते हैं। नॉर्थ पोल लाइट, देखो अब ये मान लो अर्थ का स्ट्रक्चर है, तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, है ना, ये है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे कहीं पे है हमारा इंडिया। तो नॉर्थ पोल पर यानी कि इस एरिया में जो लाइटिंग होती है खासतौर से अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के आसपास, उसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। इसी तरह की साउथ पोल पर, यानी कि ये साउथ पोल है, इस पर जो लाइटिंग होती है इसे अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिस आप नाम कैसे याद रखोगे, साउथ पोल के नज़दीक है ना ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलिस आप याद कर सकते हो। अब हमारे लिए कुछ एग्जाम के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हम देखते हैं और कोशिश करेंगे कि इनमें से हमें कुछ याद रह सकें। जैसे कि ग्रुप ऑफ गैसेस अराउंड द सन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो गैसेस का समूह है अर्थ के चारों ओर, जैसे मान लो ये कल्पना करो कि ये अर्थ है, हम लोग बार बार अर्थ इसलिए बना रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। तो इसके ऊपर इस तरह गैसेस का एक जैसे कम्बल सा ओढ़ा हुआ है ना, ऐसा गैसेस का, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये बात हमको पहले समझ में आ गई। तो द ग्रुप ऑफ गैसेस अराउंड यानी कि चारों ओर अर्थ के, इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। इफ़ द वेजिटेशन मतलब प्लांट जो अर्थ में पाए जाते हैं ख़त्म हो जाएं, एंड हो जाएं, देन द गैस विल बी लीकिंग। कौन सी गैस लैक हो जाएगी, कौन सी गैस लैक करेगी, तो जाहिर सी बात है कि सारे प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो लैक करेंगे, उनका अभाव हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी। पेड़ों की कमी से, उनके ख़त्म हो जाने से ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारी एयर में कितना है, 78.08%। ठीक, नाइट्रोजन गैस आपके नज़दीक सबसे कहाँ है, कुरकुरे के पैकेट में, ये भी याद रखना, मतलब चिप्स के पैकेट में भी, लेस के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस है, ताकि वो आपके अंदर उसके जो चिप्स वगैरह भरे होते हैं ना, वो उसी तरह कड़क हों। बचपन में एक दूसरे को मारा है कि नहीं कुरकुरे से, तो कड़क इसीलिए होते हैं बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। द गैस विच हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर इज़ नाइट्रोजन। मेरे को लग रहा है इतना तो अब आपको याद हो गया होगा। इट इज़ फाउंड टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 50 to 90 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का फैक्ट। अब ये तो नहीं पता था ना आपको, इसलिए इसे नोट कर लो कि 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पाया जाता है। अभी आप बोलोगे कि आपने तो कहा था कि सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में गैसेस पाई जाती हैं, हमने कहा था क्लाइमेटिक इवेंट ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, मतलब इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गड़बड़ कर सकती है, इसके ऊपर वाली इतनी मीनियल इतनी कम होती है कि वो गड़बड़ वड़बड़ कुछ भी नहीं कर पाती, तो इसलिए जो है उसको हम आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। बट ट्रोपोस्फीयर में ये डेंजरस है तब जब उसका कॉन्सेंट्रेशन जाता है बढ़। अब आप बोलोगे क्या कोई भी CO2 हार्मफुल है, जी नहीं, अगर CO2 नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमन का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। CO2 सर्टेन टेम्परेचर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सा CO2 अगर मंगल में पहुंच जाए ना तो उधर भी अपन लोग कॉलोनी बना पाएंगे। कुछ और फैक्ट, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या कमी, कम होता है पर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर ट्रोपोस्फियर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, इसलिए इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड रिड्यूसेस द टेम्परेचर। ट्रोपोस्फियर लेयर वाज नेम्ड बाय, किसके द्वारा ये नाम दिया गया था, टेसरेंस डी बोट के द्वारा। ये TDB याद कर लेना, TDB, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेस इन समर वाइल इन विंटर ये डिक्रीज हो जाता है। मतलब ट्रोपोस्फियर अगर इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर ऊंचाई पर है तो पोल्स में क्यों नीचे हो जाता है, बिकॉज उधर ठंडी होती है, तो ठंडी यानी कि विंटर में डिक्रीज हो जाता है। पोल्स में तो केवल 8 किलोमीटर ऊंचा है ट्रोपोपॉज, है ना, और इक्वेटर में 18 किलोमीटर ऊंचा है ट्रोपोपॉज, तो गर्मियों में ये ऊपर चला जाता है और सर्दियों में नीचे आ जाता है। साइरस क्लाउड आर समटाइम्स सीन इन द लोअर सरफेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। कभी कभी साइरस क्लाउड जो कि ऊंचे पाए जाते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लाइन में दिखाई देते हैं। सो दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड इन्हीं को कहा जाता है। काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, आप इनको एक बार 2 बार पढ़ लोगे तो इससे अच्छा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है एग्ज़ाम के पहले आपकी अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, भटकाव बुरा है तो रिवीजन करो,
इसे 2 बार से 3 बार देखो, एक बार पहली बार अभी देखो, तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में आराम से 120 130 प्लस क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है, देखो 120 प्लस कर लोगे ना तो आराम से आपके कितने 150 नंबर करीब हो जाएंगे, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। 150 में 120 क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। देयर इज सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, अचानक टेम्परेचर किस लेयर में कम हो जाता है, तो वो है मेसोस्फीयर। डी लेयर इन आयनोस्फीयर, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को ये डी लेयर रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि वापस भेज देती है। ठीक है, केनली हैवीसाइड लेयर, ये कौन सी लेयर कहलाती है, तो ई लेयर को केनेली हैवीसाइड लेयर कहा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ई लेयर, ई लेयर ऑफ आयनोस्फीयर में क्या प्रेजेंट होता है, तो ये है पोलर लाइट, जिसको अरोरा लाइट भी कहते हैं। हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन, ये नोबल गैस कहलाती हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच गैस इज नॉट फाउंड इन द एयर, तो रेडॉन इन नोबल गैसेस में ऐसी गैस है जो एयर में नहीं पाई जाती। ये आए हुए पॉइंट हैं सारे, इनको याद करना है। नोबल गैस में हीलियम, आर्गन, नियॉन ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जबकि रेडॉन नहीं पाया जाता। कौन सी गैस नहीं पाई जाती, रेडॉन। A substance in which two or more elements of compound are simply mixed in any proportion then mixture। क्वेश्चन आपको फंसाएगा कब, कि देयर मस्ट बी अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन या प्रोपोर्शन। नो, मिक्सचर तो कुछ भी होता है, किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला दो तो मिक्सचर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सबसे बढ़िया एग्जांपल, पानी में आप चीनी मिला दो तो वो एक मिक्सचर है, पानी में आप नमक मिला दो तो भी वो एक मिक्सचर है। कितना आसान है ना। वाटर एक कंपाउंड है और उसमें जो आप कोई गड़बड़ी कर देते हो, कुछ मिला देते हो, तो वो बन जाता है मिक्सचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे काम का क्या है। तो 17 सस्टेनेबल गोल्स होते हैं। बार बार एग्जाम में आता है सस्टेनेबल गोल्स और उनके नंबर को मैच करने के लिए कि किस नंबर पे कौन सा सस्टेनेबल गोल्स है। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो 1 क्वेश्चन पर ईयर वो यहाँ से पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन पर ईयर। 17 सस्टेनेबल गोल्स जो हैं उनके नाम और उनकी जो नंबर की मैचिंग है वो उसको पता लगाने से आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। सबसे पहले मेन शब्दों पे ध्यान दो। पावर्टी को ख़त्म करना, तो पावर्टी। नंबर 2 पर है हंगर को ख़त्म करना, एंड हंगर। तो अब इसी से रिलेटेड क्या क्या है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपको सब पता होने चाहिए। बिलीव मी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। नंबर 3 पे इंश्योर हेल्दी लाइफ्स, तो ये हेल्थ से रिलेटेड हो गया। ठीक, बाकी इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत हो, तो हेल्थ से रिलेटेड है। SDG 3, ये SDG इस तरह इसको बोला जाता है। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो सिंपली हम अगर इसे कहें तो इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। एजुकेशन बेसिकली है हमारा SDG यानी कि गोल नंबर 4। और कुछ बातें देखेंगे। गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, मतलब पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, ओके। नंबर 6 इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, पानी है याद रखना नंबर 6 पर। नंबर 7 है इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 7 नंबर पे है एनर्जी। जिन शब्दों पे फोकस किया जा रहा है अगर आप उसे ध्यान देंगे तो आपको आसान रहेगा याद करने में। नंबर 8 पर है सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो देखो, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, इनकी बात की जा रही है गोल नंबर 8 में।
इसे कैसे याद कर सकते हो? देखो, इस 8 को 20 से तोड़ दो तो ये ऐसे बन जाएगा ना, एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसे बन जाएगा। इसको हटा देते हैं, केवल इसको लेते हैं ऐसा, तो ये इसे इकोनॉमी बन सकता है। ठीक, ये 8 हो गया। चलो 9 नंबर देखते हैं। बिल्ट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा 9 पे। ठीक, 9 नंबर में है इंफ्रा, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। 10 में है असमानता को कम करना देशों के बीच में, ये भी साथ में याद रखना चाहिए। टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी विद इन द कंट्रीज, विद इन एंड अमंग कंट्रीज, मतलब असमानता अपने देश के अंदर और देशों के बीच में, दोनों तरह की असमानता कम करने की बात हमारा गोल नंबर 10 में है। 11 नंबर में क्या है? मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल सिटीज कह सकते हैं इसे, सिंपल। सस्टेनेबल सिटीज हमारा है गोल नंबर 11। आइए और देखते हैं 12, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी कंजम्पशन एंड रिड्यूस प्रोडक्शन पैटर्न। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन हमारा है गोल नंबर 12। 13 में टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना हमारा गोल नंबर 13 है। गोल नंबर 14, कंजर्व सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ओशियन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, ये हमारा गोल नंबर 14 है। 15 नंबर पे है प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, combat desertification, halt and reserve the land degradation and halt biodiversity loss। तो कुल मिला के हमारा ये जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, या डेजर्टिफिकेशन रोकने की चीज़ है, तो इतनी बातें इसमें हमारा गोल नंबर 15 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 16, प्रमोट पीसफुल, शांति प्रमोट करना एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ for sustainable development and provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institution at all level। तो 16 नंबर पे है पीस, इंक्लूसिव सोसाइटीज, जस्टिस एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। 17 में है स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो, ये 17 तो हो गए गोल, 16 तो हो गए गोल। अब 17वां गोल ये है कि इन 16 गोल को प्राप्त करने के लिए देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप होना चाहिए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो 17वां गोल क्या है कि वो इन 16 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के बीच में क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। ठीक, कुछ और फैक्ट हम एग्जाम्स के लिए जो रिलेवेंट है उनको देख लेते हैं कि इंटरनेशनल अर्थ समिट, अ यूएन नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन 1992। कहाँ पर? तो ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो अर्थ समिट 1992 लीड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़, कई बॉडीज़ बनी थी, उनमें GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़, ये इसमें बना है, रियो समिट में बना है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फंड, पैसा देता है टू अंडर डेवलप्ड यानी कि कम विकसित देशों को, अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल एक्शन प्लान जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसे एजेंडा 21 कहते हैं। इसके अलावा एम्फसाइज ऑन एलिमिनेटिंग इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को कम करना कौन एम्फसाइज करता है? तो एजेंडा 21। अब अगर ये पूछ ले कि एजेंडा 21 के लक्ष्य क्या क्या हैं, तो उसमें आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, और ये केवल 4-5 शब्दों में आप तैयार कर सकते हो। ठीक, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की बात थी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात। एंड जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात होगी तो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसका पार्ट हैं। दूसरा, पॉवर्टी एलिविएशन यानी कि गरीबी को ख़त्म करना, ये भी एजेंडा 21 का एक हिस्सा है।
जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो इसका इनहेरेंट पार्ट है। ठीक, पॉपुलेशन को नियंत्रित करना और गरीबी को कम करना, ये दो पार्ट यहाँ पे आपको और ध्यान देना है। फिर जो कैपिटल ट्रांसफ़र है उसको थोड़ा लिबरलाइज करना, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो मनी है वो उधर डेवलपमेंटल कार्यों के लिए पहुँच सके। देन फूड, क्लीन वाटर, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो इसमें तीन चीज़ें, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी, ये तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। तीन बातें आपको इसमें सब्जेक्ट इसमें याद रखने हैं। इसमें दो सब्जेक्ट याद रखने हैं। इसमें बायोडाइवर्सिटी और ऑर्गेनिज्म, ये दोनों को आप अलग नहीं मान सकते, फिर भी अगर याद करने के लिए 2 पॉइंट कहेंगे तो चलेगा। कैपिटल ट्रांसफ़र ये एक है। इतनी चीज़ें अगर आप इसमें फोकस करोगे तो ये आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। एजेंडा 21 किन किन लक्ष्यों को टारगेट करता है, ये उसके बारे में है। और अब देखो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये हुआ था 1972 में। ठीक, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कई मामलों में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो अर्थ समिट हुआ था उसके 20 साल बाद, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद हुआ था। उसकी एक तरीके से एनिवर्सरी मार्क करने के लिए अर्थ समिट किया गया था रियो में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद। और जो इसके मेन आउटकम थे इसी को एजेंडा 21 अग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि जो मेन परिणाम थे इस अर्थ समिट के, इसी को एजेंडा 21 अग्रीमेंट कहते हैं। और ये इसको रिव्यू किया जाना था 5 साल बाद। ठीक, तो अर्थ समिट +5 ये हुआ था 1997 में, जिसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। एक बात और, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम के लिए खास तौर से एनवायरनमेंट की कुछ डेडिकेटेड सीरीज़ हमने किए थे, तो वहाँ से आप उनको साथ में देख लोगे तो वो वैल्यू एडिशन के तौर पर आपको निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर हर लेक्चर में आपके बढ़ेंगे। I mean 1 से 2 क्वेश्चन हर लेक्चर में आपके बढ़ेंगे। अब देखो रियो हुआ था 1992 में, और रियो +5 1997 में हुआ। ठीक, ये है आपका सॉरी, यहाँ पे देखो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, और एक मिनट, जो मैं आपसे क्योटो प्रोटोकॉल कर रहा हूँ वो निकला 1997 में ही है। वो कहाँ पे है वो हम उसको अभी नोट करेंगे। इसके अलावा रियो +20 फिर से रियो में हुआ, ब्राज़ील में 2012 में, और रियो +10 जोहानिसबर्ग में 2002 में हुआ था। ठीक है, ये रियो +5 1997 का है, ये क्योटो और क्योटो प्रोटोकॉल ही है, क्योटो एंड क्योटो प्रोटोकॉल। इसको आई थिंक ये ओके, ये डाउट थोड़ा इसलिए हुआ बिकॉज क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू UNFCCC। ठीक, सो वो थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर उसका अलग है, बस इसलिए हुआ 1997 क्योटो में रियो, वो UNFCCC का कॉन्फ्रेंस था। ये अर्थ समिट उससे थोड़ा सा अलग है, सो इसलिए इसको न्यूयॉर्क ही मान के चलेंगे। सॉरी फॉर मिस्टेक, एंड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ज़रूरी था। वापस आते हैं। एक्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट हैं? तो NGT एक इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इससे बना। ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी होती है जो कि किसी मैटर को, अब अगर ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो एनवायरमेंट से संबंधित केसेस को डील करेगी। एक तरीके से कोर्ट जैसी बॉडी होती है जिसको प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे टैक्स के ट्रिब्यूनल होते हैं, इलेक्शन की ट्रिब्यूनल होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की ट्रिब्यूनल होती है, उसी तरह ये एनवायरनमेंट की ट्रिब्यूनल है जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद इसकी अपील सीधे हाई कोर्ट में की जा सकती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो NGT इस्टेब्लिश कब हुआ, ये तारीख आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 18 अक्टूबर 2010 इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इस्टेब्लिश किया था। कैसे मैटर्स पे यहाँ पे सूट्स या केसेस डील किए जाते हैं? तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, खासतौर से जो एनवायरमेंट नेचर के हैं उनसे रिलेटेड केसेस यहाँ पे आते हैं। कुछ और बातें ये हम कर चुके हैं, यहाँ आते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एनवायरमेंट के मामले में भारत में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट एक्ट है, पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। ठीक है,
इसी को अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन इन द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972 या स्टॉकहोम, यानी कि स्टॉकहोम में जो डिसीजन लिए गए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ईपीए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया था। ठीक, कुछ और बातें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन हैं जो कि एनवायरनमेंट की फील्ड में काम करते हैं। उनमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है 1972 में बना। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है। कीनिया साउथ अफ्रीका में एक देश है। एंड नीरी क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। नीरी फुल नेम है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी लोकेशन है नागपुर में। 1958 में बना था। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पहले नाम था, यानी कि सिफरी इसका पहले नाम था, बाद में इसका नाम नीरी हो गया। इसका पर्पज़ क्या था? वाटर, सीवेज, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इनकी फील्ड में काम करना। वाटर सप्लाई को और सीवेज ट्रीटमेंट को, इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं उनको ठीक करना, उसमें रिसर्च करना। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कम करना और उससे उसकी फील्ड में रिसर्च करना। इसकी ब्रांचेस और हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इसके रीजनल लेबोरेटरीज हैं 5। हेडक्वार्टर है नागपुर में, ये हमने देख लिया नागपुर में। इसकी 5 जो रीजनल ब्रांचेस हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये तो 4 आपको याद रहेंगे, ये सबसे पुराने 4 महानगर हैं। फिर इसमें ऐड करो हैदराबाद। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, ये जरूर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। और कुछ बातें। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी जिसका नाम है NEAA, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ? तो अंडर नेशनल एपेलेट अथॉरिटी 1997। इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या है? तो टू हियर द अपील, जो इसके पास अपील पहुंचती है उनको सुनना। किस के फील्ड में? इंडस्ट्री, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन प्रोसेसेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जितने हैं वो मैटर इसमें सुने जाते हैं। किसमें? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी में। वर्ल्ड मीटीरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, WMO इसको फुल फॉर्म है। एंड ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अपने आप में यही एक क्वेश्चन बनता है, बार बार UPSC ने इसको पूछा है, तो UPPSC भी पूछ सकता है। ओके, मैंडेट इसका क्या है? टू स्टडी द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। और 23 मार्च 1950 को इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया, और वर्ल्ड मीटेरोलॉजी एक संस्था एग्जिस्टेंस में आई, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, WMO यानी कि संस्था, ये 23 मार्च 1950 को एग्जिस्टेंस में आई और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कुछ फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ये 2 दिसंबर 1970 को आया। ये फेडरल एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसका काम क्या है? ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट और उससे संबंधित नियम बनाना कि कैसे इंफ्रा बनाओ और उसको किस तरह से इन्फोर्स करो। ठीक है, एनवायरनमेंट के फील्ड में कुछ फैक्ट जिनसे संबंधित क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजी कन्वेंशन कब हुआ? 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर ऑफ NGO ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इस बॉडी का पूरा नाम है एम्स्टर्डम, नेदरलैंड में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अपीलेट कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। क्यों बनाई गई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी? ठीक है, इसका उद्देश्य है मेनली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाई गई, पहली बात ये, और इसलिए बनाई गई ताकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो उनको फाइनल जो अप्रूवल मिलना चाहिए वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के माध्यम से मिलना चाहिए। तभी किसी ऐसे डिसीजन को रूल किया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है। अन्यथा जैसे मान लीजिए कि DMH जो मस्टर्ड की
एक वैरायटी तैयार की गई है, उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ लागू नहीं हो पाएगी, है ना। ओके, द प्लांट विच आर फाइन, एक मिनट और। द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट इज नेचुरल वेजिटेशन। क्लाइमेट की क्या स्थिति है पता लगाना है तो नेचुरल वेजिटेशन को चेक करो। प्लांट्स विच आर फाउंड इन वाटर, जो पानी में पाए जाते हैं। इन मार्सीलैंड, मार्सीलैंड में जो पाए जाते हैं, मार्सीलैंड वो होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पानी जिनमें होता है, जैसे कि तालाब, ठीक, कि किनारे का जो एरिया होता है उसे, उस प्लांट को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। पानी में पाए जाने वाले पौधे तालाबों के किनारे होते हैं और ये वाटर लविंग प्लांट होते हैं, पानी पसंद करने वाले पौधे होते हैं। इट इज़ अ सर्टिफिकेट गिवन टू सच इंडियन प्रोडक्ट विच दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और उसे ऐसे मार्क को इको मार्क कहते हैं। ये 1991 से लागू है, 1991 से लागू है इको मार्क। ऐसे जिस प्रोडक्ट को इको मार्क दे दिया जाए, इसका मतलब कि इसको बनाने में या इस प्रोडक्ट के प्रभाव में एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा गया है और पर्यावरण को ये प्रोडक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात अपने आप में आवश्यक है जानना। द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड, तो W.A. एडम इस किताब के लेखक हैं। क्या नाम है किताब का? ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड, विकसित विकासशील देशों में। W.A. एडम ने किताब लिखी थी। एक और सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट किताब के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। इसके अलावा इनोवेटर ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चर इज मासानोबु फुकुओका, ठीक, नेचुरल एग्रीकल्चर के एनवायरनमेंट हैं। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। सो ग्रीन आर्मी प्रोग्राम ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, ठीक, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। एक्चुअली ये युवाओं की, जैसे हमारे यहाँ स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि बच्चों को किसी कॉर्प्स में, किसी ग्रुप में ऐसे संगठित किया जाए जिसमें कि किसी जागरूकता प्रोग्राम को या अभियान चलाना हो, ऐसा। ये वैसी आर्मी है और ऐसा लड़ाई झगड़े वाली आर्मी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी प्रोग्राम शुरू किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल समिट वाज हेल्ड इन 1972, कहाँ पर? ठीक, इन 1972। पहली बात ये कि फर्स्ट ग्लोबल समिट थी ऑन एनवायरनमेंट, कहाँ पर? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल? जरा कमेंट करके बताओ मेरे को। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून, कहाँ पर? स्टॉकहोम में। 1972 का जो स्टॉक समिट था वो 5 जून को ही हुआ था और इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1974, ना कि 1973। 1972 में प्रोग्राम हुआ, 73 में डेट नहीं सेलिब्रेट की गई, 74 में 74 में ये डेट सेलिब्रेट की गई, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका आगे का पार्ट करेंगे। टोटल 5 सेशन होंगे, तो मान के चलो करीब करीब 5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 5 आवर में। एंड दिस वाज फर्स्ट। सेकेंड बायोडाइवर्सिटी पे आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेकेंड विल बी इकोलॉजी पर, सेकेंड होगा इकोलॉजी पर। सो इकोलॉजी में हम लोग समझेंगे कि यहाँ किस तरह से जो इकोसिस्टम है, बायोम है, इन सब का पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, इसमें ऑर्गेनिज्म किस तरह से रहते हैं, उसका डिज़ाइन क्या है, किस तरह से वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, जैसे फूड चेन, फूड वेब, वो सब कुछ हम सेकेंड पार्ट पर पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सभी को दी कॉन्सेप्चुअल आई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अच्छे से पढ़ो, इस बार एग्ज़ाम निकालना है। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, देखो किसी भी कंडीशन में, थैंक यू तो मैंने बोल दिया, लेकिन एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो पिक्टोरियल एंड ऐसे पॉइंटर फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में आप अपना तैयार करते हो, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज देखो, बुक्स का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, दिस इज़ नॉट कंप्लीट सिलेबस। अगर आप इसके साथ एनवायरनमेंट में अपने नंबर पूरी तरह से बढ़ाना चाहते हो, तो ये PMF की एनवायरनमेंट आती है,
ठीक है, एनवायरनमेंट आते हैं, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में नहीं है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। पीएमएफ की एनवायरनमेंट आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसमें लास्ट में कुछ चैप्टर दिए हैं जो कि आपके काम के हैं, मतलब कि आई थिंक लास्ट के 4 चैप्टर हैं जो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन इनसे रिलेटेड है, फंडामेंटल है, वहाँ से एग्जाम्पल सहित हर चीज़ पूछी जाती है और वो बहुत प्रभावशाली होती है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली कोई ना कोई लेक्चर आएगा, मैं फिर बता देता हूँ, डेली आएगा, वो प्लान के हिसाब से आएगा। सो कल मोस्ट लाइकली करंट अफेयर्स में आएगा, देखते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।